असरार खान साहब, आप लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता हैं। आपने किसान आंदोलन को लेके काफी संघर्ष किया, आपने आर्टिकल भी लिखे, लोगों से भी चर्चाएं हुई कि किसान आंदोलन को लेके जो है किसान डटे रहना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों काले कानून हर हालत में वापस लेना ही पड़ेगा, ऐसा आपने कई बार कहा। अब वो 3 कानून जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने की घोषणा की है, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं संयुक्त किसान मोर्चे को मुबारकबाद देता हूं कि उसने इतनी शहादतों के बाद हिम्मत नहीं छोड़ी और लड़ते रहे। उन्हें विश्वास था। और 3-4 दिन पहले एक मीटिंग यहाँ पर हुई थी, बहुत बड़े लीडर सीपीएम के आए हुए थे, किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढावले साहब। उस मीटिंग में हमको भी आमंत्रित किया गया था, राष्ट्रीय नेता आए थे तो हमें बुलाया गया था। मैंने सबके सामने ये बात वहां पर मैंने अपने भाषण में कहा था, दुनिया झुकती झुकाने वाला चाहिए। मुझे पता था कि मोदी को झुकना पड़ेगा, क्योंकि मोदी का उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इनका जनाधार बीजेपी को बहुत तेजी से खिसकता जा रहा था। तो मैं सबसे पहले इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी शहादतों के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी और लड़ते रहे जी। और मुझे पूरा यकीन था। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और आगे किसानों की लड़ाई को इसी तरह से लड़ने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे सब लोग और बड़ा मोर्चा बनाएंगे किसानों का, और किसानों के नेतृत्व में इस देश में कोई बड़ी क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक किसान प्रधान देश है। अब ये जो है किसानों के जो बिल वापस हो गए हैं, अब इसके बाद जो है किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, छोटे किसानों के उत्थान, कृषि की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? किसानों को सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़नी है वो ये है कि मिनिमम न्यूनतम जो मूल्य रखा जाता है अनाजों का, जिसे एमएसपी कहते हैं, उसकी वैधानिकता, उसकी एक कानूनी वैधानिकता होनी चाहिए। मसलन मैं सबसे बड़ी पीड़ा किसानों की आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय साधारण धान का रेट जो है हमारे इलाके में जी 1200 रुपया कारोबारी खरीद रहा है। जी। छोटा बनिया जिसे कहते हैं, अब बनिया शब्द चलता नहीं है, लेकिन क्योंकि बनिया ही यहाँ लोग कहते हैं अभी गाँव में जी, तो वो 1200 रुपए में खरीद रहा है, जबकि उसका रेट सरकारी रेट 1900 है जी। अब अगर किसान एक बार इस लड़ाई को जीत लेता है, इस लड़ाई को छेड़ता है जी फिर से नए सिरे से, जी, तो कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। उससे कम पर अगर कोई खरीद रहा है या उससे कम पर न खरीदने की गारंटी होनी चाहिए जी। अगर कोई खरीदता और पता लगता है तो वो जुर्म माना जाएगा जी। तो सबसे पहली चीज ये। दूसरा ये कि दामों के निर्धारित करने में किसानों की जो यूनियनें हैं, बड़े बड़े किसानों की जो यूनियनें हैं, उन्हें शामिल करके दिल्ली में एक महासम्मेलन करना चाहिए और सरकार से पेशकश करना चाहिए कि जो भी किसान अनाज पैदा करता है उसकी कीमत को निर्धारित करने के लिए उसकी राय ली जाए जी। क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या इस देश में किसान के सामने ही है जी। और मजदूर तो मिनिमम वेजेज पा रहा है, किसी तरह वो जी सकता है, पहले वाली हालत उसकी नहीं है जी। लेकिन किसान अभी बहुत परेशानियों में है। जो भी उत्पादक हैं, हमारे अन्य क्षेत्रों के मैन्युफैक्चरर हैं, वे अपनी उत्पादों की कीमत खुद तय करते हैं। कोई स्टील बनाने वाला है, वो स्टील का जो है दाम तय करता है, सीमेंट बनाने वाला सीमेंट का दाम तय करता है, और अन्य वस्तुएं जो है रोजमर्रा की जो है मैन्युफैक्चर करने वाला अपने दाम तय करता है। लेकिन किसान को अपने दाम अन्य उद्योगों की तरह तय करने का अधिकार मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और इसी को पूंजीवाद कहते हैं। देखिए, पूंजीवाद में
अब बार बार हमारे देश का नेता, तमाम लोग बड़े खुशी में कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और एक तुच्छे लेवल के लोग, सरकार को लूटने वाले, इधर उधर से लूट करके माल पैदा बनाने वाले, और कोई माल बना देता है, बाजार में लाता है, वो अपनी चीज का दाम निर्धारित कर देता है। और उसको, उसकी पीठ पे किसका हाथ है? उसकी पीठ पर राजसत्ता का हाथ होता है, सरकार का हाथ होता है। इसी को पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद क्यों खतरनाक है किसानों के लिए? इसीलिए कि जो पूंजी लगाता है, पूंजी से मेरा मतलब है जो उद्योग धंधे में जाता है। तो कृषि को तो उद्योग का दर्जा भी नहीं मिला अभी तक। कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। हाँ, कृषि को इस तरह से कभी कभी लॉलीपॉप दे दिया जाता है इधर उधर, या उनको ऋण दिया जाता है और फिर माफ कर दिया जाता है। तो खैरात खानों से हमारा देश नहीं चलेगा। किसानों को खैरात नहीं चाहिए, किसानों को अपना अधिकार चाहिए। तो इनको अपना दाम खुद निर्धारित करने के लिए अनाजों का क्षेत्रवार, जैसे बहुत सारे, आपको बताऊं मैं, मंडल आयोग में बहुत सारी ऐसी सवर्ण जातियां भी हैं जो बैकवर्ड में शामिल हैं। उनको उसका कारण जानते हैं? उसका कारण ये है कि वो बहुत इंटीरियर में है कहीं कहीं, तो इसलिए भी होता है। इसी तरह से कहीं कहीं अनाज पैदा करने में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो वहाँ तो अनाज की और कीमत होनी चाहिए, या सरकार को उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देनी चाहिए। बहुत सारे, सिराज साहब, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर अभी इस देश में विचार ही नहीं हुआ। इसीलिए तो भारत जो है पिछड़ता जा रहा है। और इतना सब अनाज पैदा करने के बावजूद कि 80-80 हजार करोड़ का अनाज ये हमारे देश में सड़ जाता है, लेकिन भूखमरी का जो आंकड़ा आया है अभी विश्व का 115 देशों का, उसमें हमारा 101वां नंबर आ गया। अच्छा, किसानों की दशा सुधारने के लिए और कृषि को उन्नत करने के लिए क्या कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हम कहते हैं कृषि के क्षेत्र में जो बहुत बड़े बड़े भूस्वामी हैं, अगर कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा तो बड़े बड़े भूस्वामियों को टैक्स भी देना पड़ेगा, सरकार का ही फायदा है इसमें। अगर मान लीजिए एक किसान जो है साल भर में 20 लाख का उत्पादन करता है, तो उसका, अगर उसको 8 लाख तक के उस पर माफ कर दें, अभी जैसा कि 5 लाख है शायद आम आदमी के लिए, जी हाँ, तो अगर 8 लाख भी उसका निर्धारित किया तो 12 लाख पे तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो बड़े बड़े जो किसान हैं उनको टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन और छोटे किसानों को उद्योग का दर्जा मिलने से ये फायदा होगा कि उसकी कीमतें वाजिब होंगी और बहुत सारी उसको सुविधाएं मिल सकेंगी। अभी उसको कोई सुविधा नहीं मिलती, कुछ चंद लोगों को फायदा मिल जाता है, बाकी छोटा किसान जो ट्रैक्टर नहीं ले सकता है। अब जो बड़ा किसान हो तो ट्रैक्टर लेता है, छोटा किसान बेचारा ट्रैक्टर कहाँ ले सकता है। अच्छा, अब राजनीतिक सवाल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे ये किसान आंदोलन के चलते जो कृषि बिल भारत सरकार ने वापस लिए हैं, इसका आप किस तरह का असर देखेंगे? ये तो वही एक कहावत है, हालांकि वो कहावत बहुत वो नहीं है संवैधानिक शायद, कि जूता खाना और प्याज खाने वाली बात एक मुहावरा है ना जी। तो क्योंकि गवर्नमेंट की साख जो है बहुत गिर गई थी उत्तर प्रदेश में जी, और सिर्फ ये जो है झूठ के सहारे चल रहे थे। जैसे एक एग्जाम्पल में देना चाहूँगा, अभी 5 दिन पहले बनारस में गए थे अमित शाह जी। अब आप देखिए, बनारस का बस अड्डा देख लीजिए, बनारस में शौचालयों को जाके देख लीजिए, बनारस की सकरी गलियों को देख लीजिए, और जो वहाँ पर जो वरुणा नदी है वो सब इलाका देख लीजिए। इतना गंदा और इतना खराब है कि वहाँ के लोगों के सामने अगर कोई राष्ट्र का नेता, राष्ट्रीय नेता जाके कहता है कि विकास यहाँ भी आई हुई है, तो उनको तमाशा लगता है कि यार इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहा है।
तो ये सब मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया कि जनता, उसी जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है जो जनता बुरी तरफ किस रही है। जो लोग 100 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल लगभग खरीद रहे हैं, उन्हीं से कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति आ गई है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को पता लग गया कि उसका सुफरा साफ हो रहा है। हालांकि बीजेपी को ये पता लग गया, लेकिन बीजेपी को ये पता नहीं था कि अभी अल्टरनेटिव उनका कौन बन गया है। तो अल्टरनेटिव उस बारे में भी मैं ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि अभी घायल स्थिति है। लेकिन बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है और किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में, तो जैसा कि मैंने सुना पश्चिमी यूपी में तो हमारे बहुत सारे लोग हैं और मैं सबसे टच में रहता हूँ। तो पश्चिमी यूपी में तो बिल्कुल ही इनका सुफरा साफ हो रहा था और पूर्वी यूपी में दूसरे कारणों से, पूर्वी यूपी में बैकवर्ड जो इनके साथ आया हुआ था बीजेपी के साथ, वो उसका मोह भंग हो गया है। तो वो विकल्प ढूंढ रहा है। तो बीजेपी को ये सब पता लग गया, अपने इनके अंदरूनी जो जासूस होते हैं, जासूसी कई पॉलिटिकल लोग नहीं होते, वो इनके बहुत ही पार्टी के लिए जासूसी करते हैं, वो सरकारी आदमी भी होते हैं। तो वो ये बताते रहते हैं इनको। तो उन्होंने जो बताया होगा वो बता दिया होगा कि विधानसभा में बहुत बुरी हार होने वाली है। तो अब स्थिति ये है कि अब किसान जो विजय दिवस मना रहा है और किसान ये कह रहा है, खुल के कहना शुरू कर दिया। अभी कल ही की बात है, लेकिन आपने देखा होगा मीडिया में भरा हुआ है, सोशल मीडिया पर एकदम भरा हुआ है। और जो गोदी मीडिया है वो खिसियाया हुआ, उसके गाल पे तो तालिख लग गया है, वो तो चुप है, बोल ही नहीं पा रहा। लेकिन जो लोग आलोचक थे, जो सरकार की आलोचना करते हैं वाजिब मुद्दों पर, वो लोग जिस तरह से रात दिन चैनल चला रहे हैं और बता रहे हैं कि किसानों की कितनी शहादत दी और किसानों का कितना विरोध था, सरकार कितना गलत कदम उठा रही थी, सरकार किस तरह से जमीन छीनना चाहती थी किसानों का, और ये अदानी अंबानी इन सारे लोगों को ये धीरे धीरे ये पूरा देश जो है सौंप देना चाहते हैं मोदी जो है देश हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे बहुत ज्यादा जन तक पहुंच गई थी। तो इसलिए अब इनको और नुकसान होगा। आंदोलन, ये जो कानून वापस लेने से और नुकसान होगा, इनको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि नैतिकता राजनीति में तभी चलती है, जैसे एक एग्जाम्पल दूं आपको, टाइम ले रहा हूं मैं। जैसे अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखा था। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखा था, जमीन भी खरीदा था काफी और टेंडर भी हो गया था। लेकिन जोगी जी आते ही सारे टेंडर रद्द कर दिए और 2 साल जानबूझ के विलम्ब किया। और अब जब वो सड़क तैयार हो गई, अभी आधी अधूरी ही है, लेकिन चालू कर दिया गया उसको, सुविधाएं कोई भी नहीं है, सिर्फ झूठी घोषणाएं की गई हैं। और तो उस समय अगर एक बार भी मोदी जी और जोगी अखिलेश का भी नाम ले लेते कि उन्होंने एक शुरुआत किया था और उसको हमने आगे बढ़ाया है, लेकिन उसमें उनका कोई योगदान नहीं है, तो जनता इसको, राजनीति में ये नैतिकता चलती है। तो मोदी और जोगी को बहुत बड़ा फायदा होता है। जनता कहती हाँ, लेकिन मोदी ने उद्घाटन में आकर के जिस तरह से पिछली सरकारों को कहा, उससे तो उन्होंने अपनी भी पिछली सरकारों का के मुंह पे कालिक पोत दिया कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब आगरा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? अरे पिछली ही सरकार ने तो बनाया था। है, वहाँ कितने उद्योग धंधे तुमने खोल दिए। और यमुना एक्सप्रेसवे मायावती ने बनवाया था, तो मायावती ने बनवाया था, वहाँ तो खूब उद्योग धंधे काफी खुले हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। वहाँ तो भाई जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा, अगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी न बनाई गई होती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इनको और लेने के देने पड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देख करके घबराहट में इन्होंने कानून भी वापस लिया है। लेकिन वही होता है लड़ाई में हमेशा, जब
जब सेना में भागदड़ मच जाती है तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। तो जो बचा खुचा रहता है हथियार वो भी दुश्मन दूसरा जो है हासिल कर लेता है। तो बीजेपी को बहुत बुरी तरह से नुकसान होने वाला है, सब चीज से हाथ धोएगी। अच्छा ये बताइए, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया जो है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेगी या किसको सपोर्ट करेगी? लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया जो है बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, और लेकिन अभी चूंकि मुख्य धारा की पार्टी बनने में इसको अभी समय नहीं मिला इतना कोरोना काल की वजह से, लेकिन लगभग हर जिले में कुछ लोगों से कुछ संपर्क स्थापित हुआ है और लोग इस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए लालायित हैं। इसके सिद्धांतों को लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मीडिया में और इंटरनेट पर ये इसके सारे सिद्धांत, इसके कार्यक्रम जो है जिस तरह से रोज हाईलाइट किए जा रहे हैं, तो उससे लोग जो लोग इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं, गूगल वगैरह पर, तो उनको इसके बारे में पता लग रहा है कि एक नई पार्टी आई है जो बहुत ही अच्छी पार्टी है, इसके कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन मुख्य धारा अभी सारे लोग मुख्य धारा की पार्टी की तरफ देख रहे हैं जी। अभी चूंकि इतना पीड़ित है वर्तमान सरकार से जी और इसकी क्रूरता से और उससे, इसलिए अभी छोटी पार्टियों की तरफ उतना नजर उठा करके उतनी गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। लेकिन लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया ने ये ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में वो एक ऐसे गठबंधन के लिए कोशिश करेगी जिसमें छोटी पार्टियां, पिछड़ी जातियों के लोग, पिछड़ी जातियों की पार्टियां, इन सबका एक मोर्चा बने और वो उन पार्टियों के साथ वो रहे जी। और ज्यादा नहीं तो कुछ सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगी जी। और समझौता करके लड़े, क्योंकि अभी दुश्मन जो है वो उसको भले ही वो परास्त होता दिख रहा है लेकिन वो एक संगठित ताकत है जी। तो उसके खिलाफ अगर सारे लोग संगठित नहीं होंगे तो जोखिम भी है जी। तो लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया अपने हर जिले में संपर्क चला रही है। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां हमारे प्रतिनिधि नहीं हो और जहां हम रोज हमारी बात न होती हो जी। लेकिन यही है कि अभी लोग मुख्य धारा की पार्टी के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया असरार भाई। ठीक, ओके, थैंक यू।